अगर जिस रेसलर की मौत हुई है वो उस समय WWE का एक एक्टिव रेसलर था तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके ऊपर एक खास शो बनाया जाता है, जैसे 2005 में एडी गुरेरो और 1999 में ओवेन हार्ट के लिए किया गया था। लेकिन अगर वो रेसलर रिटायर हो चुका है और टीवी से बहुत सालों तक दूर रहा है तो आमतौर पर उसके लिए एक 10 बेल सैल्यूट किया जाता है, जहां WWE के सभी सदस्य स्टेज पर आकर उनके लिए अपना सम्मान दिखाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ मौके रहे हैं जब WWE अपने ही किसी रेसलर की मौत का शोक टेलीविजन पर नहीं मनाती। ऐसा क्यों होता है, इस बात से फैंस भी अनजान हैं और काफी हताश भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिस भी रेसलर ने कभी भी WWE के लिए काम किया है उन्हें अपनी मेहनत के लिए ऐसे समय पर कुछ तो पहचान मिलनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ किन रेसलर्स के साथ था? जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम 12 ऐसे रेसलर्स के बारे में जानेंगे जिनकी मौत को WWE ने नजरअंदाज कर दिया। नंबर 12, डीनो ब्रावो। डीनो ब्रावो 1986 से 1992 तक WWE के साथ थे और हालांकि वो कभी टॉप रेसलर नहीं बन पाए, लेकिन वो रिंग में कदम रखने वाले सबसे शक्तिशाली रेसलर्स में से एक हैं। ब्रावो की मौत रेसलिंग की दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक थी, क्योंकि एक हॉकी का खेल देखते वक्त उन्हें 17 बार गोली मारी गई थी। ऐसा क्यों हुआ? कई लोग मानते हैं कि इसके पीछे उनका मॉन्ट्रियल के मशहूर गुंडे विक कॉट्रोनी के साथ अपनी शादी से बना रिश्ता था और इस तरह से हुई उनकी मौत के कारण WWE ने इसकी चर्चा नहीं की। नंबर 11, लुडविग बोर्गा। जो लोग लुडविग बोर्गा को नहीं जानते उन्हें बता दें कि न्यू जनरेशन एरा के दौरान ये कुछ समय के लिए WWF का हिस्सा थे और उनकी सबसे बड़ी सफलता टटांगा की जीत की स्ट्रीक को तोड़ना था। लेकिन 1994 में एक एंकल की चोट की वजह से उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ी और उन्होंने MMA में एक नए करियर की शुरुआत करी। दुर्भाग्यवश 2010 में बोर्गा ने आत्महत्या कर ली। इस बात का जिक्र किसी भी तरह से WWE में नहीं हुआ, जो बहुत निराशाजनक भी था, क्योंकि WWE से निकलने के बाद उनकी जिंदगी काफी मुश्किल भरी रही थी। नंबर 10, जैक टनी। जैक टनी 1984 से लेकर 1995 तक WWE का एक अहम हिस्सा थे। वो WWF के ऑन स्क्रीन प्रेसिडेंट भी थे और WWE टेलीविजन पर एक मुख्य पद भी संभालते थे। अब ये उस समय से पहले की बात है जब फैंस नहीं जानते थे कि विंस मैकमैन ही असल में WWE के चेयरमैन हैं और वही पूरा शो चलाते हैं। टनी का एक दशक तक ये नाटक बरकरार रखना और अपने किरदार पर सबको भरोसा दिलाए रखना काबिले तारीफ था। टनी को बाद में कंपनी से निकाल दिया गया था और विंस मैकमैन और WWE के मैनेजमेंट से उनके रिश्ते भी खराब हो गए थे। दुर्भाग्यवश 2004 में एक हार्ट अटैक की वजह से 69 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। WWE ने उनके गुजरने की बात कभी नहीं करी और रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE का कोई भी सदस्य उनके फ्यूनरल में भी शामिल नहीं हुआ था। नंबर 9, क्रिस कैनियन। क्रिस कैनियन का WCW का सफर काफी हद तक सफल रहा था। फैंस को लगता था कि क्रिस में और ज्यादा क्षमता थी और वो बहुत आकर्षक भी थे। और 2001 में जब WWE ने WCW को खरीदा तब फैंस को लगा अब शायद कैनियन को चमकने का मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैनियन को WWE में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। अपनी पिछली चोट और इस पुराने US चैंपियन के लिए कोई अच्छी योजना न होने के कारण 2004 में इन्हें निकाल दिया गया। 2010 में कैनियन ने अपनी जान ले ली और 40 साल की उम्र में ही चल बसे। WWE ने कैनियन की मौत के बारे में टेलीविजन पर कोई बात नहीं करी, बल्कि इस बारे में सिर्फ अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर दिया। नंबर 8, क्रैश हॉली। क्रैश हॉली एटीट्यूड एरा के सबसे मनोरंजक रेसलर्स में से एक थे। हार्डकोर डिवीजन में इनका समय WWE द्वारा बनाए गए सबसे मजेदार किस्सों में शुमार है और हॉली ने हार्डकोर टाइटल 22 बार अपने नाम भी किया था। दुर्भाग्य से जब एटीट्यूड एरा खत्म हुआ और WWE ने हार्डकोर टाइटल रद्द कर दिया तब हॉली के लिए कंपनी के पास कोई खास योजना नहीं बची और 2003 की गर्मियों में उन्हें निकाल दिया गया। उसी साल नवंबर के महीने में अपने अच्छे दोस्त स्टीवी रिचर्ड्स के घर पर ओवरडोज के कारण उनकी मौत हो गई और उस समय वो बस 32 साल के ही थे। WWE ने हॉली की मौत के बारे में कभी बात नहीं करी, लेकिन 2005 में ECW वन नाइट स्टैंड पे-पर-व्यू में दिखाए गए एक ट्रिब्यूट में उन्हें शामिल किया गया था, जो एक इज्जत का प्रतीक तो है, लेकिन हॉली इससे कहीं ज्यादा बेहतर श्रद्धांजलि के हकदार थे। नंबर 7, वेसेरा। वेसेरा की मौत को नजरअंदाज करने की वजह से WWE को ऑनलाइन उनके फैंस की बहुत बुरी प्रतिक्रिया मिली। वेसेरा WWE में एक लंबे समय तक थे और मिड 90s में मेबल नाम का किरदार निभाते थे, जिसके बाद वेसेरा के रूप में वो अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का एक अहम हिस्सा थे। रूथलेस एग्रेशन एरा के अंत में एक बार फिर उनका किरदार बदला गया और अब वो बिग डैडी वी के नाम से जाने गए। 2014 में एक हार्ट अटैक की वजह से वेसेरा की मौत हो गई, जिससे उनके कई फैंस और साथी रेसलर्स उदास हुए। WWE ने रॉ के सेगमेंट में उन्हें किसी भी तरह की श्रद्धांजलि नहीं दी, जिससे बहुत सारे फैंस नाराज हो गए। लेकिन उसके अगले हफ्ते में WWE ने वेसेरा को एक श्रद्धांजलि दी और लोगों को ये समझ नहीं आया कि यह ट्रिब्यूट उन्हें फैंस के दबाव में देना पड़ा या इसकी योजना पहले से ही तय थी। नंबर 6, लैंस केड।
लैंस केट के पास वो हर एक चीज थी जो WWE के टॉप स्टार में होनी चाहिए थी। ट्रेवर मर्डॉक के साथ एक सफल टैग टीम बनाने के बाद केट ने क्रिस जेरिको के साथ अलायंस बनाया और 2008 के क्रिस जेरिको और शॉन माइकल्स के बीच हुए झगड़े में इस अलायंस की मुख्य भूमिका रही और इस बात से फैंस को यकीन हो गया कि WWE अब केट को अपना अगला बड़ा सुपरस्टार बनाने वाले हैं। बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसी साल एक प्लेन पर लकवा मारने के बाद उन्हें निकाल दिया गया। उनकी ड्रग्स की लत की वजह से 2 साल बाद ही 29 साल की उम्र में ओवरडोज के कारण केट की मौत हो गई। WWE ने केट की मौत का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि उस समय जब भी कोई रेसलर किसी ड्रग्स से जुड़े कारण से मरता था तब WWE टेलीविजन पर उसकी कोई बात नहीं करते थे। जाहिर है कि उनके इस कदम की वजह से बहुत से फैंस ने WWE की आलोचना करी और WWE को ये समझाने में काफी साल लग गए कि ये कितना गलत है। नंबर 5, हरक्यूलिस। द हरक्यूलिस 80 के दशक में हल्क होगन और टेड डिबियासी के साथ अपने मैचेस की वजह से काफी फेमस थे, जिसके बाद उन्होंने पॉल रोमा के साथ पावर और ग्लोरी नाम की एक टैग टीम बनाई। 1999 में हरक्यूलिस रिटायर हो गए क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे। दुर्भाग्य से अपने रिटायरमेंट के 6 साल बाद एक दिल की बीमारी के कारण उनकी अपने घर में ही मौत हो गई। WWE ने उनकी मौत के बारे में कोई बात नहीं करी और कंपनी से निकलने के बाद से टीवी पर उनका नाम कभी नहीं लिया गया। नंबर 4, टेस्ट को बिना किसी शक के WWE में एक बड़ा स्टार होना चाहिए था। 1998 में डेब्यू करने के बाद टेस्ट विंस मैकमैन की कॉर्पोरेटेड स्टेबल से जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने स्टेफनी मैकमैन के साथ एक रोमांटिक स्टोरी लाइन भी स्टार्ट की। अगले कुछ सालों तक मिड कार्ड प्लेयर रहकर उन्होंने अच्छा काम किया और एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी जीता, लेकिन दुख की बात ये रही कि वो कभी भी कार्ड के टॉप पर नहीं पहुंच पाए। 2009 में अपने 34वें जन्मदिन से 4 दिन पहले ही टेस्ट की एक ओवरडोज के कारण मौत हो गई। बाद में डॉक्टर बेनेट ओमालू ने बताया कि टेस्ट को CTE था और उन्होंने बताया कि इस CTE के असर टेस्ट के व्यवहार और दिमागी हालत पर भी पड़ रहा था। WWE ने उनकी मौत की बात कभी नहीं करी, जिसकी वजह से फैंस काफी नाराज हुए क्योंकि टेस्ट एटीट्यूड एरा के एक अहम हिस्सा थे और फैंस को उनका काम बहुत अच्छे से याद था और उस मेहनत के लिए एक श्रद्धांजलि जिसके वो हकदार थे वो उन्हें ना देना WWE के लिए एक शर्मनाक बात थी। नंबर 3, शॉन ओहेयर। WCW प्रोग्रामिंग की आखिर के कुछ महीनों में शॉन ओहेयर WCW का एक बड़ा हिस्सा थे। ओहेयर की चक पोलम्बो के साथ एक नेचुरल बॉर्न थ्रिलर नाम की टैग टीम थी और फैंस का मानना था कि वो दोनों WCW का भविष्य बनने वाले थे, लेकिन जब 2001 में WCW को खरीदा गया तब उनका भविष्य डगमगाने लगा। ये जोड़ी WCW के साथ जुड़ गई और 2001 की गर्मियों में अपना डेब्यू किया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद ओहेयर को OVW भेज दिया गया ताकि वो और सीख सके। 2003 में WWE ने स्मैकडाउन में एक डेविल्स एडवोकेट के किरदार में ओहेयर का डेब्यू तय किया और उनके साथ लेजेंडरी रॉडी पाइपर को भी रखा गया। हालांकि इस गिमिक में बहुत क्षमता थी और जाहिर तौर पर ओहेयर ने अपने स्किल्स को निखारा था, फिर भी अगले साल उनको निकाल दिया गया। निकाले जाने के बाद कई सालों तक ओहेयर को नशे की लत लग गई थी और वो डिप्रेशन में भी थे। इस हालत ने 2014 में 43 साल की उम्र में उनकी जान ले ली। ओहेयर की मौत के बारे में टेलीविजन पर बात नहीं करी गई, लेकिन WWE के वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। नंबर 2, डॉइंग द क्लाउन, मैट ऑसबॉर्न। मैट ऑसबॉर्न ओरिजिनल डॉइंग द क्लाउन का किरदार निभाने के लिए फेमस थे। डॉइंग द क्लाउन एक विलन क्लाउन का किरदार था जो अक्सर अपने ओपोनेंट्स पर चाल चलते थे, लेकिन 1993 में ऑसबॉर्न को WWE के होटल जहां पर बाकी रेसलर्स रुके हुए थे उसके हॉलवे में लगातार ड्रग्स स्मोक करने की वजह से निकाल दिया गया। इसके बाद डॉइंग द क्लाउन का किरदार रे अपोलो निभाने लगे, लेकिन 2007 में रॉ की 15वीं सालगिरह में ऑसबॉर्न को फिर से छोटे समय के लिए ये किरदार करने का मौका मिला। दुर्भाग्य से 2013 में एक ओवरडोज के कारण ऑसबॉर्न की मौत हो गई। उनके परिवार ने WWE पर एक केस भी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि अपने WWE करियर के दौरान ऑसबॉर्न के सर पर लगी चोट के कारण ऑसबॉर्न की इतनी जल्दी मौत हो गई। नंबर 1, उमागा। उमागा ने 2002 में WWE में अपनी शुरुआत जमाल नाम के किरदार से करी और वो एरिक बिशॉफ के 3 मिनट वार्निंग स्टेबल का हिस्सा थे। वो स्टेबल ज्यादा दिन नहीं चला और जमाल को एक नए किरदार उमागा के रूप में फिर से लाया गया, जिसमें उन्होंने बहुत सफलता पाई। उमागा का जॉन सीना, बॉबी लैशली, ट्रिपल एच और जेफ हार्डी जैसे रेसलर्स के साथ झगड़ा काफी फेमस रहा। कुछ फैंस यहाँ तक मानते थे कि उमागा उन सुपरस्टार्स में से हैं जो WWE में सबसे बेहतरीन होने के बावजूद भी कभी टाइटल नहीं जीत पाए। 2009 में उमागा को WWE की वेलनेस पॉलिसी में फेल होने की वजह से निकाल दिया गया। उसके कुछ ही महीनों बाद उनकी मौत हो गई और उनके शरीर में अलग अलग किस्म की दवाइयाँ मिली। उमागा उस समय केवल 36 साल के थे।
WWE ने उमागा की मृत्यु के बारे में टेलीविजन पर बात नहीं करी, लेकिन WWE लेजेंड क्रिस जेरिको के मुताबिक विंस मैकमैन उमागा के जाने से बहुत दुखी थे। टॉक इस जेरिको के एक एपिसोड में जेरिको ने कहा था, मुझे याद है कि विंस इस बात से कितने दुखी थे, क्योंकि उस समय उन्होंने उमागा को इसलिए निकाला था क्योंकि वो रिहैब नहीं जाना चाहते थे। और मुझे याद है विंस ने कहा था, मैंने कोशिश करी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मतलब अगर आप खुद की मदद नहीं करना चाहते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो बहुत उदास थे इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है मैकमैन के हिसाब से एकी के पास और कितना कुछ था करने के लिए, अगर वो उस जाल में नहीं फंसते जिसमें इतने सालों में हमारे कई सारे भाई फंस चुके हैं।